हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट किया हुआ है। उसकी मैंने इससे पहले 2 क्लास ले ली है। आज ही आपकी तीसरी क्लास होने जा रही है। 2 क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं आप उनको सबसे पहले उन 2 क्लास को देखिए, तब आप ये तीसरी क्लास देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आपकी 3rd पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्लास 10th साइंस के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ तक हमने देख लिया था विद्युत मोटर तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमआरआई। एमआरआई को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को क्या होता है, जो शरीर के अंग है या किसी भी जैसे ब्रेन है, कह दिया जाता है कि एमआरआई करा लीजिए उसकी। तो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक भाग की इमेज दिखाई जाती है, जिससे कि उसमें कोई भी अगर समस्या होती है, कोई भी बीमारी होती है, जिससे उसका पता किया जा सके। और ये आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होती है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, बहुत 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचन करती है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है, मतलब डिटेक्ट करता है, संसूचित करता है, पता लगाता है कि किसी भी दिए गए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो इसकी जो नीडल होती है वो इस तरह से, सुई जो होती है इस तरह से घूम जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो धारा का संसूचन करता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि जैसे ही आपने, एक चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, इसमें आपने धारा प्रवाहित की 5 एम्पियर की, ठीक है, कोई बात नहीं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब इस धारा को आप चेंज करते चले गए, लगातार इसका मान बढ़ाते चले गए या घटाते चले गए, तो क्या होता है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। धारा चेंज होगी तो चुंबकीय क्षेत्र B में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। B में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के अपोजिट, मतलब धारा ऐसे बह रही थी, मुख्य धारा, ये कैसी है, मुख्य धारा मुख्य धारा के विपरीत एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो पढ़िए। जब किसी चालक की को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब धारा में परिवर्तन कराया जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो ऐसा करने से चालक के अंदर विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो आपको इस तरह से परिभाषा लिखनी है, या दूसरी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि जब किसी चालक में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में मुख्य धारा के विपरीत एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर परिपथ पूरा है तो आपको प्रेरित धारा भी देखने को मिलेगी। उसके बाद क्रियाकलाप किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, देखो। सबसे पहले आपको क्या किया है, जब चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है, ये चुंबक है, इसके नॉर्थ पोल को हम किसकी तरफ ला रहे हैं, ये एक कुंडली है, और कुंडली जुड़ी है एक गैल्वेनोमीटर से, यानी कि धारामापी से। अगर इसमें धारा आएगी तो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई भी बैटरी नहीं है तो इसमें धारा इस बैटरी के कारण नहीं बहेगी, इस मैग्नेट के गति के कारण बहेगी। तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है।
तो जैसे ही आपने क्या किया, एक कोयल रखी, एक कुंडली रखी और उसके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर सुस्त पड़ा रहेगा, बिल्कुल 0 एम्पियर करंट देगा। जैसे ही आपने मैग्नेट को इसके पास लाए जैसे ही मैग्नेट को इसके पास लाते रहेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक तरफ को घूमना स्टार्ट हो जाएगा, घूमता चला जाएगा, मतलब उसमें विद्युत धारा अब बन रही है। अब आपने इसे रोक दिया, फिर ये 0 पर हो जाएगा, फिर बैक साइड में ले जाएंगे, अगर पहले ऐसे जा रही थी सुई, अब इस डायरेक्शन में वो चली जाएगी इस तरह से। तो आप देखेंगे जब आप चुंबक की गति कराएंगे, कुंडली आपने फिक्स रखी, चुंबक पहले लाए पास तो देखा धारा एक दिशा में मिल रही थी, दूर ले गए तो धारा दूसरी दिशा में मिल रही है। अब ये देखा गया कि हम चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली को चलाएं, तब भी सेम कंडीशन मिली हमें। कुंडली को दूर ले जा रहे थे तो धारा एक दिशा में, पास ला रहे हैं तो धारा एक दिशा में। अब कुंडली और चुंबक की हमने गति नहीं कराई, दोनों स्थिर रखे थे, तो आप देखोगे कि कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो जब जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा करने से कोई भी विक्षेप नहीं होता। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत। तो अगर आप मान लीजिए मैग्नेट को आप इधर ला रहे हैं ऐसे, और धारा ऐसे दिखा रहा है वो, अगर आपने मैग्नेट को उधर ले गए तो इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी, अब धारा की दिशा इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग किया था। तो ये कुंडली है, इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद प्राथमिक कुंडली, स्विच ऑन किया जाता है, दूसरा क्रियाकलाप है। प्राथमिक कुंडली ये है, ये सेकेंडरी कुंडली है। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, तो इसमें स्विच ऑन किया तो धारा प्रवाहित होने लगी। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, इसके पास रखी दूसरी कुंडली के गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। स्थायी विद्युत धारा, कोई विक्षेप नहीं। स्थायी का मतलब आपने धारा को चेंज नहीं कराया, फिक्स कर दी 5 एम्पियर, तो क्या कोई विक्षेप होगा, नहीं होगा। स्विच ऑफ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। अगर स्विच ऑफ कर दिया कुंजी को तो क्या कर देंगे, दूसरी दिशा में क्या आ जाता है, विक्षेप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने का, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का। तो चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये भी, ये दाएं हाथ का है और बल वाला बाएं हाथ का था। ठीक है, बल वाला बाएं हाथ का था। इसमें बाएं हाथ में, पहले मैं आपको बता दूं, बाएं हाथ में क्या बताया था कि अगर हम क्या करें, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। और दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की अंगूठा और पास वाली दोनों उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या आ जाए, लंबवत आ जाए। अगर अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, मतलब चालक इधर चल रहा है तो आप इधर कर देंगे, तो इस तरह से चालक की गति की दिशा में आपका अंगूठा है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, इस तरह से आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहले उंगली रख दी, तो आप देखेंगे जो दूसरी उंगली आपकी आ रही है मध्यमा, ये मध्यमा उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। जैसे आपके पास ये कोई धातु का टुकड़ा है, कोई वस्तु है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है ऐसे, ये इसमें गति कर रहा है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, सीधा हाथ लेना है, तीनों एक दूसरे के लंबवत। पहला अंगूठा किसकी दिशा में, चालक की गति की दिशा में, तो चालक इधर जा रहा है। ये किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये अंदर की तरफ। तो आप देखेंगे अंगूठा ऊपर की तरफ आपका आ रहा है, यानी कि इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी क्लॉकवाइज। कैसी होगी धारा की दिशा, क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब है आपके पास जो जनित्र है, जनरेटर। हमने विद्युत मोटर पढ़ लिया, अब ये आपका जनित्र है, जनित्र यानी कि जनरेटर। विद्युत मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो विद्युत मोटर होता है क्या होता है, विद्युत मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है,
उसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। तो जो जनित्र है उस जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा आपने दी, उसको वो क्या काम करता है, जो चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसको घूर्णन कराएगा, गति कराएगा, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो उस घूमने के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो जनित्र होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो विद्युत जनित्र है, जनरेटर है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भी एक आयताकार कुंडली होगी, दो स्थायी चुंबक होगी N और ये क्या है S, इसके बीच में रखा जाएगा। रखने पर इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें धारा की दिशा ऐसे आएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम सेम सही है, बस इसमें विभक्त वलय में अंतर है यहाँ पर। ठीक है, इसकी संरचना वगैरह सब वही है, स्थायी चुंबक, आर्मेचर, वलय और ब्रश, धुरी, गैल्वेनोमीटर, आयताकार कुंडली, तो ये पढ़ लेना आप सारा। दिष्ट धारा जनित्र भी ऐसे ही है। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में लगातार धारा का मान परिमाण बदलता रहता है और दिशा भी, और दिष्ट धारा में एक फिक्स धारा आपको मिलेगी। प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर ले, तो समान समय में जो अपनी दिशा को क्या कर ले, परिवर्तित, उसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है आवृत्ति क्या होती है कि जो ये तरंग चल रही है उसको एक चक्कर यानी 1 सेकंड में कितने वो चक्कर लगा रही है उसको बोलते हैं हम आवृत्ति। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50। इसका मतलब ये हुआ कि 50 और ये 50, एक चक्कर में 2 बार धारा शून्य होती है। तो जो आपकी एसी है, जो बल्ब में बहती है, वो 1 सेकंड में 100 बार जीरो तक जाती है। इसका मतलब ये हमें नहीं दिखाई देता कि 100 बार वो बल्ब होता है, 100 बार जलता बुझता है, हमें नहीं दिखता क्योंकि हम इतनी तेज़ी के साथ परसेप्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ठीक है, तो लाभ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है और प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। हानि इसकी है, मतलब जो एसी होता है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, घर से आपके मामा के घर भी जा रहा है। ठीक है, हर जगह ये एसी जा रहा है। क्या आप बैटरी से तार लगाकर दिल्ली भेज दोगे करंट को? नहीं भेज सकते। बैटरी से जो धारा मिलती है वो होती है डीसी, और जो लाइट से आपको मिल रही है, ये जो आप देखते हो, ये है आपके पास एसी। ठीक है, लेकिन एक इसकी दिक्कत है कि इसको संचित नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, पहले इसको एसी को किस में बदलना पड़ता है, डीसी में। तो जो इन्वर्टर लगे होते हैं वो एसी को पहले किस में बदलते हैं, डीसी में, तब जाके बैटरी चार्ज होती है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट धारा डीसी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिष्ट धारा कहलाती है। तो जो भी विद्युत धारा अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करे उसे क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। ये क्या होती है, फिक्स होती है। ये डीसी है, और अगर आप इस तरह से देखें ये परिवर्तित होती रहती है, ये आपके पास एसी है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, आपने देखा होगा बैटरी वगैरह में हम डीसी को क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। दूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, तो आप बैटरी से जो प्राप्त धारा होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा दूर तक आप नहीं भेज सकते। ठीक है, अब दिष्ट धारा के स्रोत क्या क्या होते हैं, सेल से आपको दिष्ट धारा मिलती है, बैटरी से मिलती है, संग्राहक सेल से मिलती है। ठीक है, अब है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू विद्युत परिपथ। घर में जो विद्युत परिपथ लगे होते हैं वो, उसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 3 तार। कोई कोई बुक 2 तार भी लिखती है, जो ये भूसंपर्क तार है इसको हटा देती है। ठीक है, तो आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी। आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें कितने तार होते हैं, 3। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा भूसंपर्क। आप देखोगे उसमें एक लाल वाला पार्ट होता है, लाल वाला तार होता है। तो जो लाल वाला तार होता है वो विद्युत में तार होता है,
वो लाल होता है। उसका आवरण कैसा होता है? लाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रकार के तार यूज किए जाते हैं और उनका आवरण कैसा होता है। तो एक तो लाल होता है, एक उदासीन तार होता है जिसको ऋणात्मक भी बोलते हैं, ये काला होता है इसका आवरण, और भूसंपर्क तार कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तीनों आपको याद रहेंगे। तो पहला धनात्मक या विद्युत में इसका रंग कैसा है? लाल। दूसरा ऋणात्मक या उदासीन, इसका रंग कैसा है? काला। और तीसरा भूसंपर्क तार, इसका कैसा होता है आवरण? हरा। तो तीनों को आपको याद रखना है। आप घर में अपनी वायरिंग को देखकर आसानी से पहचान सकते हो कौन सा तार न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच कितने वोल्ट का है विभवांतर? 220। यही आपको एसी में देखने को मिलता है। कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। सबसे पहले देखो कैसे आपूर्ति होती है। सबसे पहले आपके घर के पास खंबा लगा होगा। क्या लगा होगा? खंबा। उस खंबे को मुख्य आपूर्ति मेन सोर्स से जोड़ा गया होगा। खंबा जो है, खंबे से क्या मेन सोर्स से जुड़ा हुआ होगा। अब जो मुख्य आपूर्ति है वो फ्यूज से जुड़ी होगी। फ्यूज क्या होता है? विद्युत मापी मीटर। घर के बाहर जो लगे होते हैं वो मीटर, वो किससे जुड़े होते हैं? मीटर से। मीटर से डिवाइड बॉक्स लगा होता है, ये डिवाइड कर देता है धारा को जहाँ जहाँ चाहिए होता है, और उसके बाद अलग अलग परिपथ में भेज दिया जाता है। फ्रिज में, एसी में, टीवी में, कूलर में, सब में अलग अलग चली जाती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आपको ये लाल तार दिख रहा होगा, विद्युत में तार। ठीक है, ये विद्युत में तार है। तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है, जो फ्यूज है उसमें से एक तो लाल तार गुजरता है। तो ये लाल तार गया फ्यूज में से होकर, फिर आपके घर में जो विद्युत मापी लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, एक तार उसमें जाएगा, और इसी के साथ एक विद्युत उदासीन तार आएगा। उदासीन तार कैसा लिखवाया था मैंने आपको? काला। तो ये काले रंग का एक तार होगा, ये फ्यूज में के अंदर से ऐसे ही पास हो जाएगा, ये जुड़ा हुआ नहीं होता। केवल कौन सा जुड़ा होता है? विद्युत में तार। उसके बाद ये सीधा निकलकर कहाँ जुड़ जाएगा? मीटर में। तो मीटर में दो तार आगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब विद्युत में और उदासीन। अब ये बन गया विद्युत मापी मीटर। ये आपका क्या है? मीटर। अब मीटर से क्या हुआ कि आपके घर में अलग अलग जगह जहाँ पर भी जाना है करंट को, बैटरी में, फ्रिज में, टीवी में, एसी में, यहाँ एक आपका वितरण बॉक्स लगा होता है। घरों में आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है? सभी के अलग अलग स्विच होते हैं। तो वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग क्या लगे होते हैं? फ्यूज लगे होते हैं। तो लाल सभी में से गुजार दिया जाता है। उसके बाद ये लाल वाला गया। अब आगे सप्लाई जहाँ पर भी चाहिए होती है वहाँ पर 220 वोल्ट का क्या मिल जाता है? अंतर मिल जाता है। जबकि भूसंपर्क तार आप देखोगे, वो भूसंपर्क तार इस तरह से सीधा आपको कनेक्ट करेगा, इन वाले आपके उपकरणों को बचाएगा। अगर ज़्यादा इसमें करंट आ गया तो क्या कर देता है? ग्राउंडेड कर देता है। उसके बाद भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार क्या होता है? यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। देखिए, आप देखो, जैसे इस पर प्रतिरोध 5 ओम है, इस पर प्रतिरोध 10 ओम है, या इस पर मान लो 1 ओम है, इस पर क्या है? इस पर 10 ओम है। धारा आई 2 एम्पियर की। अब धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, लेकिन ज़्यादा धारा उसमें जाएगी जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो कम प्रतिरोध किसका है? 1 ओम। तो सारी की सारी धारा कहाँ चली जाएगी? 1 ओम से केस अक्रॉस, और ये क्या बन जाएगा? ये क्या बच जाएगा? सुरक्षित बच जाएगा। तो यही होता है जो आपके पास भूसंपर्क तार होता है, ग्राउंडेड अर्थड तार होता है, वो क्या काम करता है कि जैसे आपके सर्किट में ज़्यादा विद्युत धारा हो गई या ज़्यादा कुछ लीक होने लगा करंट, तो करंट लीक होने पर ये क्या होगा? हमें जैसे ही हम उसको तार को टच करने लगे तो वो हमें विद्युत आघात से बचा लेगा, हमें करंट नहीं लगेगा। और ये अल्प रास्ता, यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। अल्प का मतलब कम। तो सारी की सारी धारा इसी से होकर क्या हो जाती है? गुजर जाती है, और सारी कहाँ चली जाती है? अर्थ में चली जाती है।
उसके बाद लघु पतन, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लघु पतन 2 नंबर में। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट, जब अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं। आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव यानी कि रेड वाला तार और एक आपके पास कैसा नेगेटिव, कौन सा तार, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक उदासीन और एक विद्युत में तार, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो क्या होगा, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, तो R क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से अति भारण हो सकता है, जिसकी वजह से धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है परिपथ में, और क्या हो जाता है, ये सर्किट क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो लघु पतन में 2 तार मिल जाते हैं, लाल वाला और ब्लैक वाला, और क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम और धारा का मान बहुत ज़्यादा परिपथ में बढ़ जाता है। अतिभारण क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभारण पैदा करता है। मतलब एक तार है, इस तार में आपने देखा होगा मान लो 10 एम्पीयर की धारा आप भेज सकते हो। अब क्या हुआ कि 2 तार आपस में मिल गए तो सारा का सारा क्या होगा कि 10 एम्पीयर का ये सहन कर सकता था, लेकिन यहाँ पहुँच गया 15 एम्पीयर का करंट, तो तार क्या हो जाता है, लघु पतित हो जाता है वो पूरा का पूरा सर्किट। ठीक है। अब कारण क्या होता है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। तो जो आपको सप्लाई हो रही है वोल्टेज, उसमें क्या होगी, गलती से वृद्धि हो गई। एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करना, आपने एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे तार जोड़ दिए, घचपच होगी जिससे कि वो तार आपस में मिल गए। उसके बाद सुरक्षा युक्तियां देखेंगे, विद्युत फ्यूज, भूसंपर्क तार और मिनिएस्टर सर्विस सर्किट ब्रेकर, जिसको MCB भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और जिसके टॉपिक होंगे अलग से वो मैं करा दूंगा। ठीक है। तो ये लघु पतन में विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद आपका चैप्टर चलेगा हमारा पर्यावरण। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।